नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। यहाँ बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं, बल्कि बात राज्यों की राजनीति की होगी, जहां आपको आपके अपने राज्य की हर एक खबर मैं पहुंचाऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के समापन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने देश भर से आई मिट्टी से टीका लगाया। साथ ही ये भी बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की लीज रद्द कर दी। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस में अभी भी नामों को लेकर के चिंतन जारी है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां इस वक्त मंथन कर रही है। तो वहीं बिहार में मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों ने गांव के बाहर पोस्टर लगाकर गांव में विधायक फतेह बहादुर की एंट्री पर भी बैन लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मेरा माटी मेरा देश, और कैसे इस खबर को लेकर के आज दिन भर चर्चा होती रही है, इसका हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने देश भर से लाई गई मिट्टी को भारत कलश में डालकर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मिट्टी से टीका लगाते नजर आए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक डिजिटल प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मेरी माटी मेरा देश। आपको बता दें, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी के वीर शहीदों को उन्होंने याद किया। पीएम मोदी अमृत कलश यात्रा का उन्होंने समापन किया। पीएम मोदी ने मिट्टी से लगाया टीका, अमृत वाटिका का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने माय भारत पोर्टल को किया लॉन्च। देश भर के गांवों से 8,500 अमृत कलशों में मिट्टी भर करके दिल्ली लाई गई। इसे 30 अक्टूबर को कर्तव्य पथ के पास रखे भारत कलश में इकट्ठा किया गया। पीएम मोदी ने आज मिट्टी को नमन किया और मिट्टी से टीका लगाया। इस मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका बनाई जाएगी। 8,500 अमृत कलश दिल्ली पहुंचाए गए। भारत कलश में अमृत कलशों की मिट्टी इकट्ठा किए गए। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर अमृत कलश रखे गए। 2 साल में मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम। आजादी के 75 साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन। प्रत्येक गांव से इकट्ठा की गई है मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका बनेगी। इस अभियान से जुड़ी 4.5 करोड़ सेल्फी अपलोड की गई। देश में 2.63 लाख से अधिक अमृत वाटिकाओं का निर्माण होगा। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में शुरू हुए अमृत महोत्सव समारोह के अंतिम कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए देश भर में एकता का संदेश दिया गया। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आजादी के अमृत उत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन हुआ। जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिंदगानी है। इसलिए ये जो अमृत कलश यहां आए हैं, इनके भीतर मिट्टी का हर कण अनमोल है। ये हमारे लिए सुदामा की पोटली में रखे चावलों की तरह है। अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा। भारत ने ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने एशियाई खेलों और एशियन पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत को 21वीं सदी का नया संसद भवन मिला। अनगिनत बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। हमें 2047 तक, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर आज के इस विशेष दिवस को याद करेगा। हमने जो संकल्प लिया, हमने आने वाली पीढ़ी से जो वादे किए, उसे हमें पूरा करना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फर्जी डिग्री मामले में 7 साल की सजा पाए जेल में बंद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा। दरअसल योगी सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी की लीज को रद्द कर दिया है। आजम का भविष्य अब ऐसे में पूरी तरीके से काला नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी पर ताला लगाया जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी की लीज कैंसिल कर दी गई है। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया।
जमीन को माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस सौंपने का फैसला लिया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर के विवाद बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हुए आरोप लगाया कि लीज की शर्तों का उल्लंघन करके आजम खान ने इस भूमि को लीज पर लेने के बाद यहां एक भाग में अपना रामपुर पब्लिक स्कूल और एक भाग में सपा कार्यालय दारुल आवाम संचालित कर रखा है, जबकि ये भूमि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कार्यालय खोलने के उद्देश्य से लीज पर ली गई थी, जबकि दस्तावेजों में साफ लिखा है कि भूमि का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में नहीं किया जा सकता। अब आजम का भविष्य ऐसे में काला लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को लेकर के अब योगी सरकार बड़ा फैसला करने वाली है। सपा सरकार में आजम खान ने ये जमीन ली थी, अपने पावर का इस्तेमाल कर ये जमीन उन्होंने ले ली। 2012 में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संपत्ति को अपने नाम करवाया था पंजीकृत। आजम ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 30 साल की लीज पर लिया। आजम खान ने मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिलाया था पूरा कैंपस। तकरीबन 100 करोड़ रुपए की 3,825 वर्ग मीटर की ये संपत्ति मात्र 100 रुपए सालाना किराया तय कर लिया गया। पहले जमीन पर था बीएसए और डीआईओएस के ऑफिस। आजम खान का ऑफिस और रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को भी खाली करवाया जाएगा। अब इसी के साथ सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की जांच के लिए भी डीएम रविंद्र कुमार मांदड़को के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आजम खान पर गंभीर आरोप है। आजम खान ने जब इस जमीन पर कब्जा लिया था, तब उस समय यहाँ 4000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आजम खान के प्रभाव के चलते किसी अधिकारी ने आपत्ति करने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। जमीन को खाली करवा करके आजम खान को सौंप दिया गया। तत्कालीन सपा सरकार में जमीन को खाली करवाकर आजम खान को सौंप दिया गया और उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। उनके पास नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण जैसे कई 7 मजबूत विभाग थे, लिहाजा उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी मनमानी उस वक्त की। कानपुर सिटी योजना, इसमें 150 करोड़, इनकम आवासीय योजना के 50 करोड़, टोटल लगभग 1580 करोड़। इसका 50% पैसा सीड कैपिटल के रूप में 6 प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को, यानी कि वाराणसी में आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, वाराणसी विकास प्राधिकरण को 400 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। सरकार अगर इसी परंपरा पर चलेगी तो ये आने वाले समय के लिए उदाहरण बनेगा। ये जो ट्रस्ट हैं या जो संस्थाएं कभी कभी दी जाती हैं लोगों को अच्छे कामों के लिए, समाज के बेहतरीन कामों के लिए, स्कूल, मेडिकल या अन्य चीज़ों के लिए, अगर ये सरकार इस तरह ज़मीन वापस लेगी तो आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी वो भी ज़मीनें लोगों की वापस लेंगी। और अगर मोहम्मद आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम हैं। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो। आजम ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए उस सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को पूरी तरीके से खाली करवाकर उन 4000 बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हुए वो पूरी प्रॉपर्टी जौहर ट्रस्ट के नाम करवाई। समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा बनने के बाद उस लीज को ट्रांसफ़र कराते हुए अपने व्यक्तिगत स्कूल रामपुर पब्लिक स्कूल में उसको वो ट्रांसफ़र करवाया। हमने ये शिकायत की थी, बिल्कुल ये गलत तरीके से दी गई थी। मात्र 100 रुपये में 100 करोड़ की ज़मीन, ये कैसे पॉसिबल है? आजम ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए इस ज़मीन को हथना की कोशिश की और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो जांच हुई है वो बिल्कुल सही हुई है और जो निर्णय होगा वो एकदम सही है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस नवंबर में एक भव्य आयोजन कर रहा है। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 3 नवंबर से 9 नवंबर तक गुजरात के भुज में होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत तैयारियों का जायजा लेने के लिए ट्रेन से भुज पहुंच चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भुज के रंजीत विलास पैलेस पहुंचकर महारानी प्रीति देवी से मुलाकात की और इस दौरान महारानी प्रीति देवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भव्य स्वागत किया। आरएसएस प्रमुख ने राज परिवार के साथ दोपहर का भोजन किया और राज परिवार के इतिहास के बारे में बातचीत की। आरएसएस की बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से
500 क्षेत्रीय नेता मौजूद रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। ये मंथन किया जाएगा और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, राजस्थान कांग्रेस की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कल लंबी ये बैठक चली और अब ऐसे में राजस्थान कांग्रेस की तरफ से ये चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। किन किन लोगों का नाम प्रमुख तौर पर है, इसकी जानकारी भी भारत 24 आपको देगा। लेकिन राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से कमर कसते हुए और कितने लोगों का नाम इस लिस्ट में है, कौन कौन वो प्रमुख नाम है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसकी जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान की ये सूची, चौथी सूची इस वक्त जारी कर दी गई है। गंगानगर से अंकुर मंगलानी को टिकट दिया गया है, रायसिंह नगर से सोहनलाल नायक को, अनूपगढ़ से श्रीमती शिमला देवी नायक को, और इस तरीके से कुल जो नामों की संख्या है वो तकरीबन 20 के आसपास है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बयाना से अमर सिंह जाटव को टिकट दिया गया है, चूरू से रफीक को टिकट दे दिया गया है, खंडेला से महादेव सिंह को टिकट दिया गया है, गंगानगर से अंकुर मंगलानी, रायसिंह नगर से सोहनलाल नायक, अनूपगढ़ से श्रीमती शिमला देवी नायक, पीली बांगा से विनोद गोतवाल, बीकानेर ईस्ट से यशपाल गहलोत, इसके साथ ही चूरू से रफीक को टिकट दिया गया, खंडाले से महादेव सिंह को, श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह को, तिजारा से इमरान खान को चुनाव लड़वाया जाएगा, किशनगढ़ से दीपचंद खेरिया को, और इसके साथ ही तानगाजी से कांति प्रसाद मीना को टिकट दिया गया है, बयाना से अमर सिंह जाटव को टिकट दिया गया है। और कुल ये नामों की संख्या लगभग 22 के आसपास, माफ कीजिएगा 23 लोगों को यहां पर टिकट दिया गया है। ये चौथी लिस्ट है उम्मीदवारों की जिसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, कुल कितने नाम इसमें और किन लोगों का नाम प्रमुख तौर पर रखा गया है, क्योंकि चुनाव को लेकर के मंथन लगातार चल रहा था, कल भी कांग्रेस कमेटी की बैठक थी, और ये क्या फाइनल लिस्ट? देखिए, फाइनल लिस्ट नहीं, क्योंकि 200 सीटों पे उम्मीदवार घोषित करने हैं। 95 पहले उम्मीदवार घोषित किए गए थे शिखा। आज चौथी लिस्ट में 56 नाम घोषित हैं और साफ तौर पर है कि इन 56 नामों को लेकर के कल चर्चा हुई थी और आज भी चर्चा की गई थी। ये भारत 24 ने पहले ही उम्मीद जताई थी कि लगभग 50 से 55 नाम की घोषणा की जा सकती है और आज चौथी लिस्ट में 56 नाम की घोषणा की गई है, जिसमें कि अंकुर मिगलानी को गंगानगर से चुनाव में उतारा गया है। इसके अलावा अनूपगढ़ से शिमला देवी नायक को उम्मीदवार बनाया गया है। भरूच से संजय यादव उम्मीदवार बने हैं, जो कि प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। अक्षय, इस लिस्ट में कुल 56 नाम है, लेकिन अक्षय सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार कांग्रेस फेरबदल भी कर रही है, क्योंकि पहले भी जिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से हुआ, उसके बाद उन नामों को लेकर के वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के चलते कहीं ना कहीं दोबारा नाम बदलने पड़ गए। तो ऐसे में ये जो चौथी लिस्ट है, इसको लेकर के संभावनाएं कितनी प्रबल? देखिए, इसमें संभावना कम दिखाई देती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो चौथी लिस्ट जारी की गई है और सीसी आज जो बैठक बुलाई गई थी, ये अंतिम बैठक थी, ऐसा कांग्रेस जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अंतिम बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की थी। इसलिए अब फेरबदल की संभावना कम जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति से सभी जो सीटें हैं उसको फोकस में रखा गया है शिखा। तो सबसे बड़ी बात रही है कि जिस तरह से ओबीसी का दांव खेलने की बात राहुल गांधी कर रहे थे, हालांकि ये तो आरक्षित सीटें हैं और आरक्षित सीटें अगर 56 में देखा जाए तो लगभग 40 के आसपास की आरक्षित सीटों पर घोषणा की गई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस अपने आप को बेहतर कैंडिडेट मान रही थी, वो पैनल वहां पर भेजा गया था और 3 प्रत्याशियों के नामों का पैनल भेजा गया था, जिसको कि एक फाइनल कर लिया गया है और 56 नामों की घोषणा। चलिए, ठीक है अक्षय, ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस चौथी लिस्ट में किया गया है और राजस्थान में विधानसभा चुनाव और इसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से इस वक्त चुनावी मोड में नजर आ रही है। चलिए, कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं।
डिहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले फतेह बहादुर की घर में एंट्री बैन हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले फतेह बहादुर की मां दुर्गा पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने फतेह बहादुर की गाँव में एंट्री बैन कर दी है। युवाओं और जेडी विधायक फतेह बहादुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। फतेहपुर बहादुर की घर में एंट्री किस तरीके से बैन की गई, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगाया है। राजद विधायक की गांव में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। फतेह बहादुर की टिप्पणी से दरअसल ग्रामीण इस वक्त नाराज दिख रहे हैं। फतेह बहादुर ने हमारी भावनाएं आहत की है, उनकी तरफ से कहा गया हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए। विधायक फतेह बहादुर ने मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद जमकर उनके गांव में बवाल हुआ है।